चलिए चलते हैं आगे। आगे क्या है दोस्तों, इसके आगे यहाँ पे देखिए आगे यहाँ पे गाई आर्ट, ये क्या है? ओके, गाई आर्ट, इस्पात शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को गाई आर्ट कहते हैं। ओके, बस पढ़ना है, छोड़ देना है। आगे देखिए, प्रशांत महासागर में गुआम द्वीप के समीप स्थित मेरियाना गर्त सबसे गहरा गर्त है। इसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर है। इसे चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। ओके, हमने यहाँ पे पढ़ाई है कि ये जो मेरियाना गर्त है कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में है। तो ये उसी की बात कर रहा है। ओके, देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान देना है एक एक्स्ट्रा चीज़। क्या? गुआम द्वीप। किसकी बात हो रही है? गुआम द्वीप। दोस्तों, जो छोटे छोटे द्वीप होते हैं वो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बन करके आते हैं कि ये द्वीप किस महासागर में है, या फिर कोई भी द्वीप का नाम दे करके आपको पूछ देखा जाए कि वो किस महासागर में है। तो यहाँ पे देखिए, गुआम द्वीप कहाँ पे? ये प्रशांत महासागर में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। ओके, आगे देखिए, नोट में क्या लिखा है कि आज तक का सबसे गहरा प्रवेदन यानी कि ड्रिल आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर गहराई तक किया गया है। ओके, देखिए यहाँ पे दोस्तों दो तरह के यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में। एक तो ऊपर आपने देखा कि सबसे जो गहरा जो गर्त है कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में है। ओके, और अभी तक सबसे गहरा जो प्रवेदन हुआ है, ड्रिल हुआ है, वो आर्कटिक महासागर में हुआ है। तो ये दोनों में बहुत ही बेसिक सा अंतर है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ड्रिल किया गया है, ओके, और यहाँ पे गर्त नेचुरली है। ओके, तो बेसिक सा ये डिफरेंस इन दोनों में। कहाँ पे ड्रिल हुआ है? आर्कटिक महासागर में 12 किलोमीटर तक, और नेचुरली कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में, जो कि 11 किलोमीटर है। ओके, चलिए आगे देखिए। सोल क्या कह रहा है? ये जलमग्न उत्थान का वह भाग जहाँ जल की गहराई छिछली होती है सोल कहलाता है। यह प्रवाल से बना नहीं होता है। तो बस पढ़ना है, छोड़ देना है। आगे देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ, ये बात हो रहा है। ये देखिए, यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। यह प्रशांत महासागर में है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कैसे? हमारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है। सीधे ये क्वेश्चन बनता है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। और यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बने कि ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में है, तो किस में है? प्रशांत महासागर में है। ओके, दो तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा है। लवणता में, लवणता को प्रति हजार में व्यक्त करते हैं। समुद्री जल की औसत लवणता लगभग 35 प्रति हजार होती है। ये दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया। एग्जाम में हमारे कई बार क्वेश्चन पूछता है कि जो समुद्र के जल की औसत लवणता होती है वो कितनी होती है। बस ऐसे ही पूछेगा सिंपली कि जो समुद्री जल है उसकी औसत लवणता कितनी होती है। 20, 25, 30, 35 ऐसे ही बनेगा। ओके, तो 35 होती है। 35 प्रति हजार होती है समुद्री जल की औसत लवणता। ओके, आगे देखिए, आगे लाइन में क्या कह रहा है नोट में कि 24.7% की लवणता को खारे जल को सीमांकित करने का उच्च सीमा माना गया है। तो ये बस पढ़ना है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इसके ऊपर जो हमने पढ़ा है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, एग्जाम में ये बार बार पूछता है। आगे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को समलवण रेखा कहते हैं। बस पढ़ना है, छोड़ देना है। 20 डिग्री 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, ओके, और 10 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य में क्या पाया जाता है? सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। तो उत्तरी अक्षांश में 20 डिग्री से 40 डिग्री और दक्षिण में 10 डिग्री से 30 डिग्री। तो ये बस जानना है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनता है। ओके, आगे देखिए, यहाँ पे आ गया लवणता से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन कि तुर्की की वान झील की लवणता सबसे अधिक कितना? 330 है। ओके, और दूसरे पे कौन है? तो मृत सागर है। ओके, देखिए बात हो रहा है कि सबसे अधिक लवणता किस झील में है? तो वान झील में है। ये वान झील कहाँ पे है? तो ये तुर्की में है। तुर्की आपको पता ही होगा कि तुर्की कहाँ पे है। ये वेस्ट में है एशिया के। ओके, इसका आधा हिस्सा एशिया में है और आधा हिस्सा कहाँ पे है? यूरोप में है। ओके,
दोस्तों हमने करंट अफेयर में आपको पढ़ाया है कि तुर्की ने अपना नाम चेंज किया है अभी हाल ही में। क्या नाम रखा है? तो अब उसका नाम हो गया है तुर्कीये। क्या नाम हो गया है? तुर्कीये हो गया है नाम इसका। ओके, आपने अगर करंट अफेयर हमारा देखा होगा तो वहाँ पे आपने कवर किया होगा इसको। ओके, और यहाँ पे बात हो रही है दूसरे नंबर पे कौन है? मृत सागर है। ये जब हम पढ़ाते हैं आपको इजराइल के बारे में तो हम बताते हैं कि ये जो इजराइल देश है, इजराइल के बगल में जो जॉर्डन है, इन दोनों के बीच में ही क्या है? डेड सी यानी कि मृत सागर है। तो यहाँ पे जो लवणता है ये 238% है। तो ये परसेंटेज अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, लेकिन पहले पे कौन है? वान झील है तुर्की का, और दूसरे पे मृत सागर है, मृत सागर। ओके, तो लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में अगर ये पूछ दे कि मृत सागर किन दो देशों के मध्य में स्थित है, तो इजराइल और जॉर्डन के बीच में। ओके, चलिए आगे बढ़िए, आगे देखते हैं क्या है। दोस्तों ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया। क्या कह रहा है ये? सबसे अधिक लवणता वाला महासागर कौन सा है? तो अटलांटिक महासागर है। ये हमारे एग्जाम में बार बार पूछता है कि वो कौन सा महासागर है जिसमें लवणता सबसे ज़्यादा है। ओके, आपके ऑप्शन में प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर कुछ भी दे देगा, तो ध्यान देना है कि सबसे अधिक लवणता किसमें है? तो अटलांटिक महासागर में है। किसमें? अटलांटिक महासागर में। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़िए। लवणता साधारणतः गहराई के साथ बढ़ती है। ओके दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल लाइन लग रहा है ना, बट यहीं पे जरूरी है कि हमें यहाँ पे पढ़ते समय रीड बिटवीन दी लाइन पढ़ना है। ओके, हमारे एग्जाम में सिंपल सा यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा कि महासागर में लवणता गहराई बढ़ने के साथ साथ क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, समान रहती है, या फिर बहुत तेज़ी से घटती है? तो ध्यान देना है कि जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे क्या होगा? लवणता बढ़ता है। ओके, क्या लिखा है? बढ़ता है। तो ये लाइन हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि बढ़ता है लवणता गहराई में जाने में। ओके, आगे देखिए। तथा एक स्पष्ट क्षेत्र जैसे हेल्कोलाइन कहा जाता है। ओके, कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। में यह तीव्रता से बढ़ती है। समुद्री जल की बढ़ती लवणता उसके घनत्व को बढ़ाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी लाइन हमारे एग्जाम में पूछता है कि जब समुद्री जल की लवणता बढ़ती है तो उसका घनत्व बढ़ता है, कम होता है, एकदम पतला हल्का हो जाता है, या फिर बढ़ जाता है। तो जब समुद्री जल में लवणता अधिक होती है तो उसकी जो घनत्व है वो भी बढ़ जाती है, यानी कि बढ़ती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी लाइन हमारे एग्जाम के लिए हो गया। ओके, आगे देखिए। उच्च लवणता वाला समुद्री जल प्रायः कम लवणता वाले जल के नीचे बैठ जाता है। तो ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस जानना है कि जब उच्च लवणता होता है किसी भी समुद्री जल में तो वो क्या होता है? नीचे बैठ जाता है। किसके? कम लवणता वाले जल के। ओके, तो सिंपली सी बात है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इससे पहले जो हमने पढ़ा है कि लवणता साधारणतः गहराई के साथ बढ़ती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और उसी के साथ साथ हमने यहाँ पे देखा है कि जैसे जैसे बढ़ती है लवणता वैसे वैसे ही घनत्व भी बढ़ता है। तो ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़िए, आगे क्या कह रहा है? भूमध्य सागर, लाल सागर तथा फारस की खाड़ी में लवणता की मात्रा बहुत अधिक है। इन क्षेत्रों में 37 से 41 प्रति हजार लवणता पाई जाती है। इसका कारण यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में शुष्क वायु के प्रभाव से अधिक वाष्पीकरण का होना है। तो बस यहाँ से यहाँ तक पढ़ने के बाद हमें बस जानना है, एग्जाम के लिए कुछ भी यहाँ से इम्पोर्टेंट नहीं बनता है प्रश्न। आगे देखिए, यहाँ पे दोस्तों हम पढ़ेंगे महासागर के बारे में। ओके, जो महासागर हैं हमारे पूरे पृथ्वी पे, उसमें हम यहाँ पे अच्छे से देखेंगे कि उसकी आकृति कैसी है और उसमें कौन कौन से द्वीप पाए जा रहे हैं, ये देखेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि किस किस महासागर में कौन कौन सी जल संधि है या फिर जलडमरू मध्य है। ओके, तो यहाँ पे वो हम देखेंगे अच्छे से। यहाँ पे सबसे पहले देख रहे हैं हम प्रशांत महासागर के बारे में। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यह अपने संलग्न समुद्रों के साथ धरातल का 1/3 भाग ढकता है। तो ठीक है, पढ़ना है, छोड़ देना है। आगे बढ़िए। इसका क्षेत्रफल इतना वर्ग किलोमीटर है, तो बस पढ़ना है और छोड़ देना है। ओके, अब यहाँ पे देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ गया ना, आकृति क्या है? त्रिभुजाकार है। तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, मान लीजिए आपके एग्जाम में बन जाए कि प्रशांत महासागर की जो आकृति है वो कैसी है। आपके एग्जाम में दे देगा कि गोल है, चौकोर है, त्रिभुजाकार है, या फिर
एस आकृति का है। तो कैसा है ये? त्रिभुजाकार है। कौन सा? प्रशांत महासागर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में बनते हैं दोस्तों। ओके, आगे देखिए अगला क्या कह रहा है कि इसके शीर्ष पे क्या है? बेरिंग जलडमरू मध्य है। ओके, वह आधार पे क्या है? इसके अंटार्कटिक महाद्वीप है। ओके, तो ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट बेरिंग जलडमरू मध्य कहाँ पे है? ये इम्पोर्टेंट है, ये प्रशांत महासागर में है। कौन सा? बेरिंग जल संधि। ओके, आगे देखिए यहाँ पे बात हो रहा है आगे लाइन में कि भूमध्य रेखा पर इसकी लंबाई 16,000 किलोमीटर से भी अधिक है। बस पढ़ना है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। इसके पश्चिम में एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, पूर्व में उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका तथा दक्षिण में अंटार्कटिक महाद्वीप है। तो ये सब लोकेशन बता रहा है किसका? प्रशांत महासागर का, कि इसके राइट में, लेफ्ट में, ऊपर और नीचे में कौन क्या है। अब यहाँ पे बात हो रही है प्रवाल भित्तियाँ की। ओके दोस्तों, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि किस महासागर का प्रवाल भित्तियाँ प्रमुख विशेषता है? तो प्रशांत महासागर का। किसका? प्रशांत महासागर में पाया जाता है प्रवाल भित्तियाँ। अभी हमने ऊपर देखा था कि जो प्रवाल भित्तियाँ हैं यानी कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। ओके, यानी कि प्रशांत महासागर में ही है। आगे बढ़िए, इस विशाल महासागर में कुल मिलाकर 2000 से भी अधिक द्वीप हैं। तो ठीक है, जानना है, छोड़िए आगे बढ़िए। प्रशांत महासागर का अधिकांश तटवर्ती सागर पश्चिम भाग में है। ओके, आगे बढ़िए। इनमें बेरिंग सागर मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया, एग्जाम में पूछेगा कि बेरिंग सागर किस महासागर में है? तो प्रशांत महासागर में। उसके बाद ओखोटस्क महासागर किस में है? ये भी है प्रशांत महासागर में। जापान सागर ये भी किस में है? तो ये है इसमें प्रशांत महासागर में। पीत सागर, पूर्वी चीन सागर। तो ये जो जितने भी सागर हैं ये सभी कहाँ पे हैं? प्रशांत महासागर में है। तो ध्यान रखना है एक एक का नाम और ये किस महासागर में है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं। ओके, आगे देखिए। पूर्व की ओर केवल कैलिफोर्निया की खाड़ी ही प्रसिद्ध है। इसके बेसिन की औसत गहराई 7,300 मीटर है। सर्वाधिक जलमग्न खाइयाँ अथवा गर्त प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। मैंगनीज की ग्रंथियाँ सबसे अधिक प्रशांत महासागर में पाई जाती हैं। तो यहाँ से यहाँ तक पढ़ने के बाद हमें ये लाइन इम्पोर्टेंट नहीं जानना है। ओके, यहाँ पे इसकी गहराई क्या है ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि सर्वाधिक जलमग्न जो खाइयाँ है या फिर गर्त है वो प्रशांत महासागर में है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमने नोट में देखा था कि सबसे ज़्यादा जो गर्त है वो प्रशांत महासागर में ही है। कितना दिखे थे हम लोग वहाँ पे? टोटल 32। कितने? 32 जो गर्त हैं वो कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में है, जो कि सर्वाधिक है। ओके, तो यही बात यहाँ पे भी हो रही है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ये जो मैंगनीज है, क्या? मैंगनीज, इसकी जो ग्रंथियाँ है वो सबसे अधिक कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में है। यानी कि आप देख रहे हो कि प्रशांत महासागर में एक तो हमने देखा था कि वहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ ये ज़्यादा है यहाँ पे। ओके, अभी हमने ऊपर देखा ना प्रवाल भित्तियाँ, यहाँ पे देखिए। यानी कि प्रशांत जो महासागर है इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाई जा रही है? प्रवाल भित्तियाँ। पहली बात तो ये, और दूसरी बात है यहाँ पे कि जो मैंगनीज की ग्रंथियाँ हैं ये भी सबसे ज़्यादा इसी में पाई जाती हैं। तो ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। ये दोनों चीज़ कहाँ पे पाई जाती हैं? प्रशांत महासागर में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, अब इसमें एक चार्ट दिया हुआ है यहाँ पे, ये देखिए। विश्व के 10 सबसे बड़े जल क्षेत्रफल वाले देश। तो ये बिल्कुल वही बात है जो हमने देखा था कि किसकी सीमा सबसे ज़्यादा टच होती है समुद्रों से, महासागरों से, तो कनाडा। तो वही यहाँ पे भी है पहले पे। तो बस हमें पहले पे जो है बस वही जानना है, ये सब जानने का कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। ओके, इसमें भारत की रैंकिंग चौथे नंबर पे है, ये भी जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल आराम से इसको आप छोड़ सकते हो। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट था। आगे देखिए क्या लिखा है स्टार बना करके कि इसके कुल क्षेत्रफल का 8.9% भाग पर जल है। तो बस पढ़ना है, छोड़ देना है, नो इम्पोर्टेंस। ओके, नोट, यह किसी देश में स्थित सभी प्रकार के जल भाग को जोड़ा गया है, जैसे उस देश में स्थित नदी, झरना, झील, तालाब आदि। पढ़ना है, छोड़ देना है। बता रहा है कि क्या क्या जोड़ करके ये चीज़ काउंट किया गया है कि इतना इतना है। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए
यहाँ पे अब बात हो रहा है दूसरे महासागर की। हमने देख लिया प्रशांत महासागर के बारे में, अब यहाँ पे बात हो रहा है अटलांटिक महासागर के बारे में। यह संपूर्ण संसार का छठा भाग है। इसका क्षेत्रफल इतना इतना किलोमीटर स्क्वायर है, जो प्रशांत महासागर के लगभग आधा है और संसार के क्षेत्रफल का लगभग 16% है। तो यहाँ से यहाँ तक पढ़ने के बाद हमारे एग्जाम के लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, आगे देखिए। यहाँ पे बात हो रही है इसकी आकृति की। इसकी जो आकृति है वो अंग्रेजी के एस आकार से मिलती जुलती है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो गया कि जो अटलांटिक महासागर है उसकी आकृति कैसी है, तो एस आकार से मिलती जुलती है। ओके, तो आपके एग्जाम में कैसे बन सकता है क्वेश्चन कि वो कौन सा महासागर है जिसकी आकृति एस आकार से मिलती जुलती है। तो आपके ऑप्शन में प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक कुछ भी देगा तो ध्यान देना है कि एस आकार किसका है, अटलांटिक महासागर का है। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए, इसके पश्चिम में दोनों अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, पूर्व में यूरोप और अफ्रीका, दक्षिण में अंटार्कटिक है। ओके, तो ये इसकी पोजीशन बता रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। उत्तर में ग्रीनलैंड, ये आ गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो ये ग्रीनलैंड है ये किस महासागर में है, तो ये अटलांटिक महासागर में है। कौन, ग्रीनलैंड। ओके, उसके बाद हडसन की खाड़ी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी पूछे एग्जाम में किस महासागर में है, तो ये है अटलांटिक महासागर में हडसन की खाड़ी। उसके बाद बाल्टिक सागर, कौन सा, बाल्टिक सागर कहाँ पे है, अटलांटिक महासागर में है। इस महासागर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मध्य अटलांटिक कटक है। क्या है, मध्य अटलांटिक कटक। देखिए दोस्तों, आपके एग्जाम में ये नहीं पूछेगा क्योंकि इसमें तो लिखा हुआ है अटलांटिक। आपके एग्जाम में प्रश्न ऐसे कैसे बनेगा कि किस महासागर में मध्य कटक पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है, अटलांटिक में। ये क्या होता है मध्य कटक, ये दोस्तों मान लीजिए ये समुद्र है। ओके, तो समुद्र में भी ऊंची ऊंची जो पहाड़ियाँ होती हैं उन्हें बोलते हैं मध्य कटक। ओके, तो किसमें है, ये अटलांटिक महासागर में है। यह उत्तर में आइसलैंड से दक्षिण में बोवेट द्वीप तक लगभग 14,000 किलोमीटर लंबा तथा 4,000 मीटर ऊंचा है। क्या, ये मध्य अटलांटिक कटक। तो बता रहा है कि ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। ये शुरू हुआ है आइसलैंड से और गया है बोवेट द्वीप तक। ओके, तो हमने ऊपर देखा कि आइसलैंड कहाँ पे है, अटलांटिक महासागर में है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए एक और द्वीप की बात हो रही है, कौन से, बोवेट द्वीप। तो एग्जाम में पूछे कि ये बोवेट द्वीप कहाँ पे है, तो अटलांटिक महासागर में है। ओके, और ये कितनी लंबी है, कितनी ऊंचाई है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखिए, यह एक जलमग्न कटक है, तो भी इसकी अनेक चोटियाँ जल से ऊपर उठकर छोटे छोटे द्वीपों का रूप धारण कर गई है, जैसे ओजर्स का पाइको द्वीप तथा केप वर्दे द्वीप इसके प्रमुख उदाहरण है। मान लीजिए अगर समुद्र के नीचे, मान लीजिए ये समुद्र है। ओके, और इसके नीचे ऐसे पर्वत है, तो कुछ पर्वत हो सकता है बाहर आ गया हो ऐसे, और यहाँ पे थोड़ा सा ये समतल हो गया हो पानी से कट करके, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा द्वीप। तो ऐसे ही द्वीप के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, यहाँ पे पाइको और यहाँ पे केप वर्दे द्वीप, ये दोनों ऐसे ही द्वीप के उदाहरण है जो कि कहाँ पे है, ये हैं अटलांटिक महासागर में। तो अगर आपके एग्जाम में पूछे कि पाइको द्वीप और ये केप वर्दे द्वीप किस महासागर में है, तो अटलांटिक महासागर में है। कहाँ पे है, अटलांटिक महासागर में। आगे बढ़िए, सबसे तीखी चोटी भूमध्य रेखा के निकट सेंट पॉल नामक द्वीप समूह की है। तीखी चोटी, देखिए दोस्तों बात हो रहा है समुद्र के नीचे ऊंचे पर्वत की बात हो रहा है, तो नो डाउट कुछ पर्वत ऐसा होगा जो बिल्कुल तीखा होगा ऐसे, तो ये उसी की बात हो रही है कि सबसे जो तीखी जो चोटी है वो कौन सी है, वो है सेंट पॉल नामक द्वीप पर है। ओके, तो ध्यान देना है कि ये जो सेंट पॉल द्वीप है ये भी किस में है, ये भी अटलांटिक महासागर में ही है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा दोस्तों, सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा कि अटलांटिक महासागर में क्या क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे बोवेट द्वीप, फिर पाइको द्वीप, फिर केप वर्दे द्वीप और यहाँ पे सबसे तीखी चोटी जिसका नाम है सेंट पॉल। ओके, ये सब कहाँ पे है, अटलांटिक महासागर में है। क्वेश्चन दोस्तों आता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से क्वेश्चन आता है यहाँ से। उसके बाद है, यह महासागर 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास अधिक चौड़ा हो जाता है, नो इम्पोर्टेंस, जहाँ इसे टेलीग्राफिक पठार के नाम से
पुकारा जाता है। तो ये किस वजह से पुकारा जाता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट टेलीग्राफिक पठार किसको मतलब किस महासागर में पाया जाता है ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो एग्जाम में अगर पूछे आपके कि टेलीग्राफिक पठार किस महासागर में पाया जाता है तो अटलांटिक महासागर में। किसमें? अटलांटिक महासागर में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, टेलीग्राफिक पठार। आगे बढ़िए। भूमध्य रेखा के निकट रोमांस गंभीर इसे दो भागों में बांटता है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आपको ये जानना है कि ये जो रोमांस गंभीर है जिसे बोलते हैं रोमांस डीप, ये कहाँ पे है? तो ये है अटलांटिक महासागर में। और ये करता क्या है? जैसे मान लीजिए अभी हमने देखा था कि ये जो मध्य कटक है इसकी लंबाई ऐसे है। ओके, तो ये जो रोमांस गंभीर है ये बीच में कहीं ऐसे है और इसको दो भागों में, ये गंभीर मतलब क्या है? डीप, यानी कि खाई है। तो यहाँ पे ये ब्रेक हो गया है। तो ये हो गया उत्तर का पार्ट और ये हो गया दक्षिण का पार्ट। तो बोल रहा है कि भूमध्य रेखा के निकट यानी कि इसी के आसपास में भूमध्य रेखा ऐसे गुजरी है। तो भूमध्य रेखा के निकट में जो रोमांस गंभीर है यहाँ पे ये वाला, ओके, इसे दो भागों में बांटता है। जो इसका उत्तरी भाग बनता है उसे बोलते हैं डॉल्फिन श्रेणी, यानी कि ये जो हिस्सा है ऊपर वाला उसको बोलते हैं डॉल्फिन श्रेणी, तथा जो दक्षिण का भाग है उसे बोलते हैं चैलेंजर कटक, यानी कि जो नीचे वाला हिस्सा है उसे बोलते हैं चैलेंजर कटक और ऊपर वाले को बोलते हैं डॉल्फिन श्रेणी। तो दोस्तों यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि ये जो डॉल्फिन श्रेणी है ये किस महासागर में है? तो अटलांटिक महासागर में। और यदि ये पूछे कि चैलेंजर कटक किस महासागर में है तो अटलांटिक महासागर में। ये इन्हीं दोनों का पार्ट है जो यहाँ पे हम पढ़ रहे थे, मध्य अटलांटिक कटक। यहाँ पे देखिए ये मध्य अटलांटिक कटक जो यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ था, उसी का जो आधा हिस्सा ऊपर का है उसे बोलते हैं हम लोग डॉल्फिन, और जो नीचे वाला हिस्सा है उसे बोलते हैं चैलेंजर कटक। और पूरा मिला करके क्या बनता है? मध्य अटलांटिक कटक। कहाँ पे है? अटलांटिक महासागर में। ओके, आगे देखिए। उत्तरी अटलांटिक महासागर में बरमूडा द्वीप और दक्षिणी अटलांटिक महासागर में ट्रिस्टा दी कुन्हा, सेंट हेलेना, गुआ, बोवेट द्वीप, सेंट पॉल एवं ओजर्स आदि द्वीप हैं। ओके, यहाँ पे बता रहा है सिंपली वही द्वीप जो हमने ऊपर पढ़ा है, बस यहाँ पे एक्स्ट्रा किया गया है बरमूडा और गुआ। आपके एग्जाम में दोस्तों हो सकता है कि क्वेश्चन में जो ऑप्शन बने वो ऐसे बन जाए कि उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, फिर ये पूछे कि ये कहाँ पे है, तो वो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि बरमूडा द्वीप कहाँ पे है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। और ये जो ट्रिस्टा दी कुन्हा, सेंट हेलेना, गुआ, बोवेट द्वीप है ये है दक्षिण साइड में। ओके, तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़िए। आगे क्या कह रहा है दोस्तों? अटलांटिक महासागरों के तटों के साथ बेफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, मैक्सिको की खाड़ी, भूमध्य सागर व कैरिबियन सागर महत्वपूर्ण सागर है। तो हमने ऊपर देख लिया कौन कौन सा द्वीप है। यहाँ पे बता रहा है कि इस महासागर से कौन कौन से सागर या फिर खाड़ियाँ टच हैं। तो बेफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, मैक्सिको की खाड़ी, भूमध्य सागर और कैरिबियन सागर। ओके, तो ये सागर अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, यहाँ से आने का क्वेश्चन बहुत ही कम चांस है। बट ये जो द्वीप है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब द्वीप कहाँ पे ये आपको पता होना चाहिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं अगला लाइन क्या कह रहा है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत कटी फटी है। ओके, इसके कारण इसकी तट रेखा की जो लंबाई है वो प्रशांत एवं हिंद महासागर की तट रेखा की कुल लंबाई से अधिक है। कटी फटी तट रेखा पर बहुत अच्छे बंदरगाह होते हैं। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक पढ़ने के बाद हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे याद रखना है कि वो कौन सा महासागर है जिसकी तट रेखा बहुत अधिक कटी फटी है। ओके, एग्जाम में अगर आपके ऐसे क्वेश्चन सीधे पूछे कि किस महासागर की तट रेखा बहुत ही कटी फटी है तो अटलांटिक महासागर की। ओके, पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न यहाँ से कैसे बनेगा कि कौन सा महासागर नेचुरली रूप में सबसे अच्छे बंदरगाह प्रोवाइड कराता है। ओके, यानी कि सबसे अच्छा लोकेशन नेचुरल के रूप में यानी कि प्राकृतिक रूप में बंदरगाह का किस महासागर में है तो अटलांटिक महासागर में है। तो ये दो क्वेश्चन बन सकते हैं, दोनों का उत्तर क्या होगा? अटलांटिक महासागर। दोस्तों जब आप देखोगे अटलांटिक महासागर को तो उसके दोनों साइड जो मतलब द्वीप हैं, ओके, इधर उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और फिर इधर यूरोप और अफ्रीका। तो जब ये आप देखोगे लोकेशन तो फिर आप एक बार काम करना, आप मैप खोलना। ओके, और मैप में
अटलांटिक महासागर का लोकेशन देखना है। ओके, और जो उसके किनारे किनारे जो देश हैं यानी कि जो महाद्वीप हैं उनको एक बार कोशिश करना कि बीच में से अटलांटिक महासागर हटा करके उनको जोड़ना एक बार। ओके, तो आपको ऐसा लगेगा कि एक समय में ये सारा जो महाद्वीप है वो एक में ही सटा हुआ था, क्योंकि आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि जहाँ पे एक महाद्वीप में ऐसे उभार है तो वहीं जो दूर में जो दूसरा महाद्वीप है वहाँ पे ऐसे गड्ढा है। तो ये फील होता है कि पहले ये दोनों आपस में कनेक्ट थे, तो टूट करके अलग हुए और बीच में महासागर बन गया है। तो आप मैप देखिएगा, बहुत ही अच्छे से, बहुत मज़ा आने वाला है ये चीज़ देख करके। ओके, फील होगा कि हाँ बहुत पहले आपस में सब एक ही में जुड़ा हुआ था। ओके, और हमने ये पढ़ाया भी है आपको अपने लेक्चर में कि एक समय में क्या था, बहुत ही बड़ा पेंजिया नामक महाद्वीप था और चारों तरफ क्या था, पैंथालासा था और बीच में पेंजिया था, टूट करके अलग हुआ। वो हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। आपको वो जानना है तो जाकर के आप जो ये लुसेंट में जो ज्योग्राफी का लेक्चर है उसमें आप देखेंगे तो वहाँ पे महाद्वीपीय विस्थापन में टॉपिक में ये कवर किया गया है। ओके, तो आगे देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, व्यापार के दृष्टिकोण से अटलांटिक महासागर संसार का सबसे अधिक व्यस्त महासागर है। ये भी लाइन दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार बनता है कि व्यापार के दृष्टिकोण से कौन सा महासागर सबसे व्यस्त महासागर है, तो अटलांटिक महासागर है। ओके, क्यों? क्योंकि हमने देखा है ना ऊपर कि यहाँ पे जो नेचुरली बंदरगाह है वो पाए जाते हैं, तो इसीलिए ये सबसे व्यस्त महासागर है व्यापार के दृष्टिकोण से, अटलांटिक महासागर। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में बार बार बनते हैं। एक तो ये कि नेचुरली बंदरगाह कहाँ पे है, अटलांटिक महासागर में, और सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है, तो अटलांटिक महासागर है। ओके, तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। अब हम अगले लेक्चर में लेकर के आएंगे, यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि एल नीनो क्या होता है, कैसे बनता है, तो यहाँ पे भारत में कैसे इसका प्रभाव पड़ता है, भारत में कब सूखा पड़ता है, भारत में कब बाढ़ वाली स्थिति बन जाती है, ये सब हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो अगर आपको वो पढ़ना होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे उसको भी। ओके, आपको तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।